In secondary chemistry, chapter 4, p-block elements. Today I am going to discuss the topic number 4.8 here, that is called hydrogen sulfide, which is a gas. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। आज की पूरी क्लास इस एक कंपाउंड के ऊपर है, H2S के ऊपर है। अगर आपने इसका नाम सुना है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं सुना तो आज काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जानने को मिलेंगी आपको। H2S ये वो गैस है जिसको आप लैब के अंदर, अगर आपके लैब अगर स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होंगे आगे जाकर या ख़त्म हो चुके हैं, तो लैब में आपने काफ़ी ज़्यादा इस H2S गैस को इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए। कुछ कॉलेजेस के अंदर इस H2S का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है और कुछ कॉलेजेस के अंदर गैस की सूरत में H2S को इस्तेमाल किया जाता है। गैस की सूरत में ये H2S जो है वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इसकी एक मखसूस किस्म की जो है वो स्मेल होती है जिसको हम या तो कहते हैं रोटन एग लाइक स्मेल, ठीक है, या सड़े हुए अंडे जैसी बू जिसको हम कहते हैं, तो रोटन एग लाइक स्मेल इसकी होती है। या जिस तरह से काले नमक की एक स्मेल होती है ना, उस तरह की एक स्मेल जो है वो उसकी होती है H2S, मतलब एक खास किस्म की स्मेल होती है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ स्मेल, ये सड़े वंडे की भी, रोटन एग की भी इस तरह की स्मेल होती है। H2S गैस ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रेनेज वगैरह में प्रोड्यूस हो रहा होता है, नदी नालों में गटर लाइंस वगैरह के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो गटर लाइंस के जो कैसों के उसकी भी जो एक अजीब सी एक ख़राब एक स्मेल जो होती है ना, दैट इज़ ड्यू टू H2S। जो ड्रेनेज की सेवरेज लाइंस की एक स्मेल अजीब सी होती है, ख़राब सी, वो सेवरेज लाइन की स्मेल होती क्यों है? किसी गैस की वजह से होगी, एंड दैट इज़ H2S, ठीक है। तो आज इसी गैस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने यकीनन ज़िंदगी में कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके पास हो गया H, और सल्फाइड, चूंकि सल्फाइड लिखा हुआ है तो अकेला सल्फर, तो HS, सल्फर की वैलेंसी -2, वो हाइड्रोजन के नीचे आ गए तो इस फॉर्मूला हो गया H2S, ठीक है। तो +1 हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर के नीचे, सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है। तो -2 वैलेंसी होती है सल्फर की, तो इस तरह से फॉर्मूला H2S बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, और ये गैस है। और मैंने आपको बता दिया कि या तो कॉलेजेस के अंदर, मतलब आप या तो उसको इस्तेमाल करोगे, या नॉर्मली ड्रेनेज लाइन की स्मेल इसी गैस की वजह से होती है, ठीक है। और बाकी, और इसके अलावा बाकी चीज़ें हम जो है वो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने ऐसी जनरल बातें बताई, आप केमिस्ट्रीज की डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, किस तरह से H2S गैस को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। सो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो सबसे जो फर्स्ट आपके पास जो प्रिपरेशन, इट इज फ्रॉम सल्फर, सल्फर के जरिए बनाना। सल्फर आप जानते हैं सल्फर एक एलिमेंट है, उर्दू में जिसको हम लोग गंधक कहते हैं। तो गंधक के जरिए जो है वो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे सल्फर को, H2S को। वेरी सिंपल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है। सल्फर के रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो, है ना। व्हेन हाइड्रोजन एंड सल्फर दे बोथ विल रिएक्ट टुगेदर, देन दे विल फॉर्म H2S। वेरी सिंपल, H2+8, ये बन गया H2S, ठीक है। पहले प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम स्ट्रिबनाइट। स्ट्रिबनाइट से बनाने का तरीका, स्ट्रिबनाइट किसे कहते हैं? IT जब लग गया ना आखिरी में, ठीक है। यस गुड वासिल, यू आर राइट। तो जब IT लग जाता है किसी भी नाम में, तो उसको दैट इज मीन्स कि ये मिनरल है। तो केमिस्ट्री के अंदर, ज़मीन के अंदर से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं ज़्यादातर उसके मिनरल नेम में IT लगता है, जैसे हलाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, आयरन पायराइट, चैल्कोसाइट, मेलाचाइट, एजोराइट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बॉक्साइट। तो IT जब लग रहा होता है, कैल्साइट, एर्गोनाइट, ठीक है। IT जब लग रहा होता है लास्ट में किसी भी नेम में, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ मिनरल, मीन्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर से उसको निकाला जा रहा होगा। तो स्ट्रिबनाइट, अब ये तो इसका मिनरल नेम है ना, मिनरल नेम अलग होता है और कंपाउंड का नेम अलग होता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि एक मिनरल का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर हलाइट, HALITE, हलाइट, ठीक है। सो हलाइट इज अ मिनरल, IT लग रहा है इसमें, ये मिनरल नेम है। और ये मिनरल नेम किस कंपाउंड का है? इट इज द मिनरल नेम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का ये मिनरल नेम है, तो बहुत कम बच्चे जानते थे कि उसको हलाइट भी कहा जाता है। मिनरल नेम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट के बारे में सब जानते हैं, ठीक है।
तो ये लास्ट टाइम जो है वो एप्टीट्यूड में आया था, एम कैट में, एम डी कैट में, मेडिकल कॉलेज के एप्टीट्यूड में, कि उसमें आपसे पूछा था हलाइड का फॉर्मूला लिखिए। तो इतने सिंपल सी बातें भी बच्चे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो हलाइड इज एक्चुअली NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और बहुत सारे और हैं, सब याद करने पड़ते, सिर्फ एक हलाइड ही नहीं याद करना पड़ता, बट जब आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो स्टिबनाइट की जब हम बात करेंगे तो स्टिबनाइट IT जब लास्ट में आ रहा है तो उसका मतलब कि मिनरल है। और स्टिबनाइट किस चीज़ का मिनरल है? स्टिबिनम, स्टिबिनम दैट इज एंटीमनी, Sp उसका है। तो स्टिबनाइट होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी इज Sb, ठीक है। Sb एंटीमनी होता है, इसको स्टिबिनम कहते हैं लैटिन में, इंग्लिश में इसको एंटीमनी कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली जो है वो घरों में जो है ना, जो सुरमा होता है आंखों में डालने वाला, ठीक है, तो दैट इज स्टिबिनम एंटीमनी, जो आंखों में लगाते हैं सुरमा, तो वो है Sp एंटीमनी। और उसके साथ सल्फर मिला होता है, दैट इज, और सल्फर की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। और एंटीमनी इसकी वैलेंसी जो है वो आपके पास यहाँ पर वैलेंसी -2 होती है, और एंटीमनी चूंकि 5 ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो -3 वैलेंसी होती है। वैलेंसी इंटरचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज हो जाएगी वैलेंसी, तो ये हो जाएगा Sb2S3। दिस इज एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, इसी को मिनरल नेम कहते हैं स्टिबिनाइट, जो कि ज़मीन के अंदर से निकलता है। स्टिबिनाइट का HCl से रिएक्शन आपका जो कराया जाएगा तो सूरत में भी हमारे पास H2S गैस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वेरी सिंपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन हियर, that is, you know, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus, and what happens in a double displacement reaction? Both the compound exchange their partners, they swap actually each other, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, ठीक है। तो SbCl हो गया और H और S के साथ मिला, तो SbCl3 और H2S, एंटीमनी की 3 वैलेंसी क्लोरीन के नीचे आई, ठीक है, SbCl3 बना। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिस इज एंटीमनी, और ये ट्राई सल्फाइड के बजाय ये क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोराइड, और साथ में H2S की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट इज फ्रॉम ZnS। ZnS इज एक्चुअली व्हाट? ZnS इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को ZnS लिखते हैं, Zn जिंक हो गया, S से सल्फाइड हो गया। +2 -2 वैलेंसी होती है, जिंक की +2, सल्फर की -2, ये कट आउट हो जाता है, नीचे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड का भी अगर हम HCl से रिएक्शन करेंगे तो इन दैट केस हमें जो 12 से हमें क्या मिलेगा भाई? H2S मिलेगा। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ZnCl2 जिंक क्लोराइड और साथ में H2S मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया सिंपल रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास है लेबोरेटरी मेथड, लैब प्रिपरेशन ऑफ H2S। के लैब के अंदर हम H2S गैस को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेरेट इन लैब। लैब में हम एक उसको अपरेटस के जरिए प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किप्स अपरेटस। नाम साइंटिस्ट का था किप्स, ठीक है, उसने इसको बनाया था, तो किप्स अपरेटस उसको हम कहते हैं। लेबोरेटरी मेथड है। कॉलेज के अंदर अगर आपके कॉलेज में टीचर आपको गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आई डोंट नो कि किस कॉलेज में जो है वो गैस की सूरत में जो है वो दिया जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कुछ कॉलेजेस में कराची के किप्स अपरेटस रखा हुआ है, जिसमें क्या करते हैं कि भाई वो टीचर वो एक बड़ा सा अपरेटस शीशे का होता है, उसके अंदर गैस फॉर्म करके जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। वरना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन आपको बनाकर दिया जाता है, H2S सॉल्यूशन, ठीक है, जो डिपेंड कर दो में से एक तो लाजमी यूज़ करना पड़ता होगा, ठीक है। तो किप्स अपरेटस, अच्छा किप्स अपरेटस काफ़ी एक कॉस्टली अपरेटस होता है ना, ठीक है, मतलब इसको मतलब कि ख़रीदना पड़ता है और उसके बाद उसको बनाना, फिर उसको तो एक थोड़ा सा वो पड़ता है। तो जब फर्स्ट टाइम मतलब सेकेंडरी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जो है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड इन सेकेंडरी केमिस्ट्री, ठीक है, चूँकि सॉल्ट एनालिसिस होती है, एसिडिक बेसिक रेडिकल की टेस्टिंग होती है, सो मेनी केमिकल्स आर यूज्ड, मतलब मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो आप जिंदगी में कभी पढ़ते हैं ना वो आप सेकेंडरी केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब उसके अंदर क्या होता है, मैंने आई थिंक 12 ईयर्स बैक जब मैंने प्रैक्टिकल्स कराना स्टार्ट किया तो 2010 का ईयर था वो, ठीक है, तो 11 साल 12 साल पहले की बात है। तो उस वक्त मैंने जो अब मैंने फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट लिया तो प्रैक्टिकल्स से स्टार्ट लिया कि भाई सेकेंडरी के प्रैक्टिकल्स का टाइम था, तो फिर मैंने सेंटर में जो है वो प्रैक्टिकल कराना जो है वो स्टार्ट किया। अब उस प्रैक्टिकल में क्या होता था कि बहुत सारे केमिकल्स चाहिए थे, तो मैं पहले खुद ही प्रैक्टिस क्या करता था कि सुबह के मतलब कि जो शाम के 6 बजे प्रैक्टिकल होना है तो सुबह के 9 बजे जो है वो मैं मतलब प्रैक्टिकल करना खुद शुरू करता था। तो 9 बजे से 3 बजे तक 4 बजे तक मैं खुद प्रैक्टिकल करता रहता था, ताकि मुझे ये चीज़ समझ में आए कि ये चीज़ कैसे परफॉर्म की जाती है, ताकि मैं बाद में स्टूडेंट्स वगैरह को बता सकूँ ऐसे होता है। तो शुरू में 6-6 घंटे 8-8 घंटे में मेहनत की, अब जरूरत ही नहीं पड़ती, अब सामने रखा हुआ केमिकल शुरू। लेकिन अब पहले हर टीचर को या हर एक स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती, तभी ज़िंदगी में कुछ मिलता है उसको आगे जाकर। तो अब बहुत सारे केमिकल्स जो है ना हमें जो है वो यूज़ करने पड़ते थे।
उसमें से H2S गैस भी इस्तेमाल करना पड़ता था। तो मैंने जो है वो मतलब कि साइंटिफिक स्टोर्स वाले से मतलब जान पहचान होती है, मैंने साइंटिफिक स्टोर वाले से कॉल करके कहा कि मुझे H2S चाहिए। तो उसने बोला ठीक है H2S भिजवा दूँगा रात में। तो वो रात में मुझे एक जो है वो बॉक्स देकर चलेगा, ठीक है। तो मैंने जब उस बॉक्स को खोला, अच्छा उस बॉक्स में ऐसा था कि उस बॉक्स के अंदर जो है ना वो, चूँकि केमिकल साइंटिफिक स्टोर वाले इतना ज़्यादा लिटरेट नहीं होते ना, तो वो उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। तो जो बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था H2S। तो H2S मैंने उसको खोला जब, तो उसके अंदर जो है वो अंदर जो है वो ब्लैक कलर के बहुत सारे पत्थर वगैरह इस तरह के मौजूद थे। अब मैं परेशान हो गया कि ये क्या चक्कर है, मतलब मैंने तो ये सुना था कि H2S एक गैस है, सेकेंडरी की बुक में लिखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा सोल्यूशन बना लेंगे पानी में डाल के, वाटर सोल्युबल गैस है। बट हाउ कम कि ये सॉलिड में आ गया ये, और H2S लिखा हुआ भी। अब मैं परेशान कि उसको मैं क्या करूँ, मुझे तो गैस चाहिए थी। तो मैंने फिर फ़ोन करके उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई H2S में तो हम यही देते हैं। अब मैं परेशान कि इसको मैं क्या करूँ, व्हाट आई हैव टू डू। मैंने बोला चलो पानी में डालकर देखते हैं, क्या पता है सॉल्ट की तरह कुछ हल हो जाए। वो पानी में मैंने डाला तो पानी में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जो है वो एक मतलब कि टेस्ट ट्यूब में फिर ये थोड़ा सा FeS सॉलिड होते हुए H2S मतलब जो भी था ये उसको मैंने डाला, और डालने के बाद HCl उसके अंदर डाल दिया, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे ही। जब मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो आखिरकार थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मतलब कि एक स्मेल जो है वो आनी शुरू हो गई, रॉटन एग लाइक स्मेल आनी शुरू हो गई टेस्ट ट्यूब के अंदर से। फिर मैंने देखा तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसके रिएक्शन एक चल रहा था, और ये जो भी ये था सब्सटेंस वो HCl से रिएक्शन करके जो है फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा था। और वो फ्यूम जो प्रोड्यूस होती है स्मेल से मुझे समझ में आ रहा था H2S है, क्योंकि वो रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। तो असल में वो क्या था, वही काम जो किप्स सेपरेटस से किया जाए। तो ये चीज़ जो उन्होंने दिया था ना, ये H2S नहीं था, दिस वॉज एक्चुअली FeS। ये था फेरस सल्फाइड FeS। उनको लगा कि शायद इसी का फॉर्मूला H2S होगा, बट ये FeS था, और मैंने FeS में HCl डाल दिया तो गैस बन गई। तो यही काम किप्स सेपरेटस के अंदर हो रहा था। मेरे पास किप्स नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था ये होता क्या उस वक्त, 10 ईयर्स बैक। मैंने बिल्कुल न्यू टीचिंग में था, मुझे क्या पता था ये चीज़ क्या होती है। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये काम अगर हम चाहें तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई किप्स सेपरेटस मौजूद हो। उसके बाद मैंने हमेशा टेस्ट ट्यूब से बनाना शुरू किया। उसमें हम यही करते हैं, लैब के अंदर बनाना हो ना, बच्चों को बनाकर देना है गैस, तो सारे बच्चे प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में HCl डालते हैं, FeS डालते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। किस तरह से होता है, Fe जो है वो इस Cl से रिएक्शन करता है, और हाइड्रोजन इस जो है वो सल्फर से रिएक्शन करता है। तो क्या बनता है, दैट इज FeCl2 बनता है, और साथ में H2S बन जाता है। तो ये FeCl2 ग्रीन कलर का होगा, चूंकि Fe+2 वैलेंसी है। दिस इज नॉट फेरिक क्लोराइड, दिस इज फेरस क्लोराइड। फेरस साइंस का कलर जो है वो ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन टाइप का होता है, और H2S बनेगा। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना वो लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनना शुरू हो जाता है, और ढेर सारी गैस बननी शुरू हो जाती है। बहुत गैस बनती है उसके अंदर के, पूरे क्लास को प्रैक्टिकल आराम से कराया जा सकता है, सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब अगर आपने H2S को प्रिपेयर कर लिया है। तो ये लेबोरेटरी मेथड कहलाता है। लैब के अंदर हम इन तरीकों से नहीं बनाते, लास्ट मेथड से बनाते हैं। अगर आपको पेपर में आस्क करें कि राइट डाउन द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2S, देन यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन नाउ, ठीक है। यही काम किप्स सेपरेटस से करते हैं, वो खास उनका प्रेपरेटस है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखें, ठीक है। तो हम आगे बात यहाँ तक सारी प्रिपरेशन। तो ये मैंने आपको प्रिपरेशन बताई, 4 तरीके बहुत सिंपल से जिस तरह से बन सकता है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट वगैरह दे दिए मैंने। नाउ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है H2S की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कलरलेस गैस है। कलर कोई नहीं होता, कलरलेस गैस होती है विथ रॉटन एग लाइक स्मेल। मैंने बताया सड़े अंडे जैसी इसकी बू होती है, स्मेल होती है, ठीक है। ड्रेनेज की जो स्मेल होती है उस तरह की स्मेल इसकी होती है, ठीक है। मतलब एक अनवांटेड स्मेल जिसको हम कहते हैं, बैड स्मेल यू कैन से। सो दैट स्मेल इज एग्जिबिटेड बाय दिस स्पेसिफिक कंपाउंड H2S। सेकंड है, इट इज हैवियर देन एयर, हवा से भारी है। अच्छा, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो किसी भी गैस को बता सकते हैं हवा से हल्की है कि भारी है। एयर के मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज मोलिकुलर वेट, यस, ओके, चलो 28 AMU एयर का जो है वो एवरेज मोलिकुलर वेट है। एवरेज होगा चूंकि मिक्सचर है, मोलिकुलर मास नहीं निकल सकता इसका। अब अगर H2S की बात की जाए तो H2S का कितना निकलेगा अगर हम चेक करें तो H2S तो ऐसे 32 हो गया, 32 + 2 34 AMU। तो इसका मतलब कि H2S का जो मोलिकुलर वेट है वो एयर के एवरेज मोलिकुलर वेट से ज़्यादा है। तो इट मीन्स दैट कि दिस गैस इज हैवियर देन एयर। ये हवा से भारी गैस होती है, इसलिए नीचे ही रहती है, इसलिए मतलब ड्रेनेज वगैरह में अरसे तक रहती है, वो बाहर निकल के ऊपर की तरफ नहीं जाती है, बल्कि ये गैस जो है वो नीचे ही रहती है। ड्रेनेज अगर खुला हुआ भी हो तो वो गैस वहाँ से बाहर निकल के नहीं भागती है, क्योंकि उसी में रहेगी। तो दैट्स वाई कि ये हैवियर देन एयर होती है, हवा से भारी गैस है तो नीचे रहेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवियर देन एयर। क्लियर। नेक्स्ट इट इज अ टॉक्सिक गैस, ये जहरीली गैस भी होती है। प्रोलॉन्ग देर तक हम इसको नहीं मतलब सूंघ सकते हैं, देर तक उसको रिस्पायर नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर देर तक अगर कोई इंसान इसको इनहेल कर ले तो सूरत में जो है जाहिर सी बात है कि उसको एनेस्थीसिया तारी हो जाता है, बेहोशी तारी हो जाती है। तो ये एक टॉक्सिक है, जहरीली गैस है, ठीक है। H2S लैब के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हम नहीं मतलब कि स्मेल करते सूंघते हैं, नहीं ज़्यादा बहुत देर तक हम इसको खोल कर रखते हैं बनाकर।
फोर्थ है द बेस्ट एंटीडोट इन केस ऑफ H2S पॉइजनिंग इज वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में कि एंटीडोट, एंटीडोट किससे कहते हैं? जहर का तोड़, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। एक तो होता है पॉइजन, जहर, और हर जहर का एक तोड़ होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज एंटीडोट। जैसे सांप जो है, सांप के जहर जो है ना, सांप के पास सांप का जहर भी होता है, विनोम भी होता है उसका, और साथ में उसका एंटीडोट भी होता है। जहर, हर जहर के साथ उसका एंटीडोट होता है, तो है ना। तो जब किसी को सांप काट लेता है तो उसी सांप का जो है फिर एंटीडोट जो है यूज़ करते हैं, जो उसी की मतलब के बॉडी से निकलता है, फिर उसी को क्या करते हैं कि उससे जो है वो असर जाहिल करते हैं। मूवीज़ वगैरह में इधर उधर आपने देखा होगा कि सांप के काटने से, तो एंटीडोट कहते हैं किसी की भी जहर का तोड़। तो अगर H2S को बहुत देर तक सूंघ ले तो अब उस इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? एंटीडोट क्या होगा? वेरी डाइल्यूट क्लोरीन, बहुत डाइल्यूट सा क्लोरीन क्या कराया जाएगा कि उस शख्स को फिर जो है वो पीने के लिए दिया जाएगा। तो जब वो उसको पिएगा तो क्या होगा कि वो जो H2S पॉइजनिंग का असर है वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वेरी डाइल्यूट क्लोरीन जो है वो असल में एक एंटीडोट के तौर पे H2S पॉइजनिंग में, अगर किसी को H2S पॉइजनिंग हो जाती है, ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में ये गैस निकल रही होती है। जब हम फील्ड का दौरा किया करते थे, लाइक ऑयल फील्ड्स वगैरह की जब हम विजिट किया करते थे ज़्यादातर, मतलब इंटीरियर्स इनके साइड पे, तो ऑयल फील्ड्स वगैरह में क्या होता है कि उसके अंदर जब ज़मीन में रिगिंग की जाती है ना, रिगिंग मतलब ड्रिलिंग की जाती है जब उसमें से पेट्रोलियम वगैरह निकालने के लिए, तो बड़ी तादाद में ये गैस निकल रही होती है H2S गैस। तो H2S गैस जब निकल रही होती है तो वहाँ पर जो लेबर्स वगैरह होते हैं तो उनको H2S पॉइजनिंग भी होती है, तो वहाँ पर वेरी डाइल्यूट क्लोरीन हम इस्तेमाल करते हैं कि किस लिए भाई, ताकि वो एनेस्थीसिया का असर जो है वो जाहिल हो जाए या टॉक्सिसिटी जो है वो बॉडी से ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में H2S गैस निकलती है, ठीक है। ये ज़्यादातर ऑयल फील्ड्स वगैरह में से, जहाँ से तेल या पेट्रोलियम जहाँ से निकल रहा होता है, वहाँ से बात कर रहा हूँ। जब आप जाके इंजीनियरिंग साइट पे जो भी जाएगा, अगर विजिट का फील्ड मिलेगा तो आप वहाँ पे आप खुद भी जाकर इसको ऑब्जर्व करोगे ज़िंदगी में अपनी। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ में बात करते हैं, इट इज़ पोलर इन नेचर, सो वाटर सॉल्युबल। ये पोलर इन नेचर होगा, पोलैरिटी इसके अंदर होगी, सिंपल सी बात है। पोलर क्यों होगा? या फर्स्ट ईयर में आप देखते थे कि किसी भी जो है मतलब कि अगर इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो चैप्टर 4 में मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था, डिटेल में नहीं जा रहा, तो यहाँ वहाँ पर मैंने पोलैरिटी का बताया था। पोलैरिटी इस तरह से चेक की जाती है डायपोल मूवमेंट के टॉपिक में। तो ये पोलर नेचर का होता है, ठीक है। तो ये पोलर नेचर का होगा, पोलैरिटी होगी, पोल्स होंगे इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव पोल जनरेट होगा, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो पोलर इन नेचर है, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल भी है, पानी में हल भी हो जाता है। H2S इजीली पानी में रिडली सॉल्युबल होता है। मैं और स्कूल कॉलेजेस के अंदर तो इसका सोल्यूशन ही आपको दिया जाता है तैयार करके, पानी के अंदर आराम से डिजॉल्व हो जाता है ये और सोल्यूशन बना लेते हैं। और इसका सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है। H2S गैस जो है वो एसिडिक गैस है। हमने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही, कि हाइड्रोजन के अंदर के 6A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। 5A ग्रुप के बेसिक होते हैं, 3A 4A के न्यूट्रल होते हैं, और 6 से 7A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने आप सबको लिखवाया है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब एसिडिक आप जानते हैं कि सिर्फ टेस्ट से हम नहीं कह सकते हैं कि दिस इज लाइक एसिडिक, जो H+ आयन जो देता है वो एसिड है, ठीक है। पानी में डालोगे H+ आयन देगा तो एसिड है, तो H2S को पानी में डाला, ठीक है, ये अपना H+ किसको दे देगा, तो H3O+ बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन। तो जब एक तो ये H3O+ बन जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं दिस इज हाइड्रोनियम आइन, इसको हाइड्रोनियम आइन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो प्रोटोनेटेड वाटर भी कहते हैं। प्रोटोनेटेड वाटर या हाइड्रोजन आयन, चूंकि एक प्रोटॉन एक H+ इसमें ऐड हो गया और साथ में बना क्या, एक H निकल गया तो HS-। कौन सा आयन हो गया? सिर्फ S होता है तो सल्फाइड है, और H- है तो हाइड्रोजन सल्फाइड आयन इसको हम कह सकते हैं, या हम इसी को शॉर्ट में बाई सल्फाइड आयन भी कह सकते हैं। जैसे बाई कार्बोनेट HCO3 होता है ना, इस तरह से बाई सल्फाइड HS नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि डाई बेसिक कैरेक्टर रखेगा तो मल्टीपल स्टेजेस के अंदर अपने H+ को लॉस करेगा। पहले एक H+ लॉस करेगा, HS- बनेगा, फिर दोबारा से वाटर से रिएक्शन करेगा HS- और दूसरा जो H है वो भी लॉस कर देगा, फिर से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और यहाँ से दोबारा एक और H निकल गया, सिर्फ S-2 सल्फाइड आयन सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपको मैं साबित कर रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं कि जो H2S होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। केमिस्ट्री के अंदर एसिड, हर वो चीज़ जो एसिड खट्टी चीज़ को नहीं कहते हैं हम, केमिस्ट्री के अंदर एसिड उसको नहीं कहते जो हाथ को जला दे, हम एसिड उसको भी नहीं कहते जो डेंजरस हो, हम एसिड सिर्फ उस कंपोनेंट को कहेंगे जो H+ लिबरेट कर दे, जो H+ दे दे, ठीक है। वो भी आर्हीनियस का एसिड है, लेविस तो बोलता है वो भी एसिड नहीं है, फिर जो इलेक्ट्रॉन प्रोनेटेशन की बात करता है, मतलब वो तो हमने आर्हीनियस, बोरोस्टेड, लोरी, लेविस, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किए हैं। कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दिमाग पर जोर दें कि क्या चीज़ होती है, ये सब पता होना चाहिए।
असबर होना चाहिए सेकेंडरी के स्टूडेंट को, ये केमिस्ट्री के खास तौर पे, ठीक है। 9 के बच्चों हैं वो मुंह ताकते हैं देखते हुए कि सर क्या बात कर आर्हीनियस फ्लोरिबोनोस्टेट, तुम लोग 9 के नहीं हो, तुम लोगों को पता होना चाहिए ऐसे, ठीक है। जब अच्छा 7th जो है उसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें कि इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम टू फॉर्म, इसको जलाते हैं, कंबस्शन भी हो जाती है, जलता भी है, और कंबस्शन रिएक्शन करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऑयल फील्ड्स के अंदर बहुत डेंजरस होता है ये गैस। अगर इसको आग लग जाए तो पूरी फील्ड तबाह हो जाती है बहुत। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, नाले में धमाका होता है। अगर आपने ये तो अच्छा बिल्कुल तो बताया, कभी ऐसा सुना है इसमें कि अगर माचिस वगैरह जो है वो किसी गटर के अंदर माचिस जला के नहीं फेंकना चाहिए, ब्लास्ट भी हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। नहीं सुना कि टंकी वगैरह के अंदर, टंकी में हो जाता है ब्लास्ट ना, तो वो H2S की वजह से ही होता है ब्लास्ट, ठीक है। तो देखो H2S गैस ज़मीन के अंदर से निकलती है, H2S गैस ज़मीन के अंदर से निकलती है, वो हर जगह पर डिपॉजिट हो रही होती है। वो ज़मीन के अंदर से टंकी में भी डिपॉजिट हो सकती है, ड्रेनेज में भी, जो हॉलो एरिया होगा ना वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, खाली एरिया में, ठीक है। इसलिए अगर टंकी वगैरह में नहीं चेक करते हैं कि भाई हम जो है वो माचिस लगा के नहीं चेक करते हैं कभी, क्या अभी देखते कितना पानी है उसमें। हाँ, तो ये तो पता होगा, जनरल बात है यार। तो H2S गैस की कंबस्शन होती है, ये जलेगा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और कैसे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वाटर, और ये सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो वाटर बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ में हीट लिबरेट हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा चूंकि कंबस्शन हो रही है। ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा चूंकि जो SO2 गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट ऑलवेज बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। 9th क्लास में आपने सल्फर को जला के सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर बनाया है प्रैक्टिकल में ऑक्सीजन गैस के, सल्फर प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन करके 9th क्लास में अगर आपने बनाया है कंबस्शन स्पून के अंदर, इस तरह का एक स्पून होता था ना, कंबस्शन स्पून टाइप का, इस तरह का एक स्पून टाइप का होता था यूं करके, ठीक है। लाइक जो है वो इस स्पून के अंदर जो है वो आप उसमें सल्फर रखते थे, सल्फर डालते थे, उसके बाद उसको जलाते थे, हीट करते थे, तो ये जलना शुरू हो जाता था। उसको ऑक्सीजन गैस के गैस जार में डाल देते, बिल्कुल खूबसूरत से ब्लू कलर के फ्लेम से जलना शुरू हो जाता था। और टीचर कहते हैं SO2 गैस इसके अंदर बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कार्बन टेस्ट भी था, मैग्नीशियम टेस्ट भी था, काफ़ी टेस्ट होते थे उसके अंदर। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ, नीले रंग के शोले के साथ जल रही होती है, ठीक है। इसका फ्लेम है ये कलर, ठीक है। तो ये कंबस्टन रिएक्शन शो किया, चुके प्रॉपर्टीज के अंदर मैं एसिडिक बेसिक फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी मिक्स करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो अलग अलग हेडिंग नहीं डालनी पड़े। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है असल में कंबस्टन। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये आखिरी वाला सबसे मुश्किल भी है, ये 8वीं प्रॉपर्टी, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बिकॉज ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, चूंकि सल्फर के -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। देखो दो तरह की एजेंट्स हमारे पास हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है, जिससे रिएक्शन करता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और जिससे रिएक्शन करता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये H2S, खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस करने वाला एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर सकता है, ये खुद नहीं होगा रिड्यूस, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। अब कैसे पता लगता है देख करके फलाना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? मिसाल के तौर पे जैसे H2, अब सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर H2S भी होता है, सल्फर अकेला भी होता है, सल्फर H2SO4 भी होता है, ठीक है, या सल्फर जो है वो SO2 गैस जो है वो सल्फर सिर्फ अकेला भी होता है, SO2 की सूरत में भी होता है, H2SO4 की सूरत में भी होता है। अब यहाँ पर कोई पूछे कि बताओ H2S यहाँ पर एक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वजह क्या है? वजह यह है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप निकाल दो, यहाँ पर सल्फर -2 निकलेगा, यहाँ पर +2 -8, +2 -8 ये हो जाएगा -6, और सल्फर हो जाएगा यहाँ पर +6। ये चैप्टर 7 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में फर्स्ट टाइम हमने सीखा था कैसे निकलता है। तो इसका, और यहाँ पर सल्फर 0 पर है और यहाँ पर सल्फर निकालोगे, -4 हो गया तो ये +4 हो गया। हाँ जी, तो इसका मतलब H2S में जो सल्फर है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, क्योंकि सल्फर H2S से S में कन्वर्ट हो सकता है, SO2 में कन्वर्ट हो सकता है, H2SO4 में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब H2S अपने ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर सकता है। H2S के अंदर सल्फर ऑक्सीडाइज हो सकता है हमेशा। अब चूंकि हमेशा ये ऑक्सीडाइज हो सकता है तो जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसको रिड्यूस कर रहा होगा। तो जब भी किसी भी चीज पर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आएगी ना, तो उसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर पॉजिटिव में जैसे H2SO4 है +6 है, अभी अपने ऑक्सीडेशन नंबर कम कर सकता है सल्फर, +4 कर सकता है, 0 कर सकता है, -2 भी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता।
तो H2SO4 खुद क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होगा, तो जिसके साथ रिएक्शन करे उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि रट्टा मार रहे हैं H2SO4 फलाना है, H2S फलाना है, इसको कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं, बुक में नहीं लिखा होगा ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या है, कहाँ पर काम आते हैं। तो H2S गैस चूंकि -2 है वैलेंसी, तो ये हमेशा अपने आप को बढ़ाएगा, तो ये हमेशा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब इसके एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, पेपर में कंप्लीट एंड बैलेंस इक्वेशन करने के लिए आती है, ठीक है। और ये यहाँ सारे यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही होती है हमारे पास। H2S का Br2 से रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो सल्फर -2 पर है, यहाँ पर ब्रोमीन 0 पर है। नाउ ये क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का रिएक्शन इस ब्रोमीन के साथ हो जाएगा, HBr बन जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। सल्फर यहाँ -2 से 0 पर चला गया, मतलब सल्फर की खुद यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन, और ब्रोमीन यहाँ 0 से चला गया -1 पे, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो H2S ने इसको रिड्यूस कर दिया ना, ब्रोमीन के रिड्यूस कर दिया, तो H2S खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, -2 से 0 पर जा रहा है। ये नॉर्मल केमिस्ट्री का फंडा है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस ही करेगा हमेशा। और देखो इसमें नहीं समझा तो यहाँ देखो FeCl3 का H2S से रिएक्शन, FeCl3 आप जानते हैं दिस इज व्हाट, द कंपाउंड इज नॉट +3 वैलेंसी है ना यहाँ पर, दिस इज फेरिक क्लोराइड, ठीक है। ये इस कॉलेज में इस्तेमाल करोगे, ये ब्राउन कलर का जो है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होता है, बहुत जल्दी मतलब कि वो लिक्विड हो जाता है फ़ौरन से, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड। कलर का भी फर्क होगा, फेरिक आइंस जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन टाइप के, और फेरस आइंस जो होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। ये सब याद रखोगे, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो ये सब वाइवा में आपसे पूछेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल में। +2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर H2S से अगर ये रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले H2S क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा S बन के, और FeCl3 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, +3 से वैलेंसी उसकी +2 पे ले आएगा, तो फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन जाएगा। और एक जो क्लोरीन यहाँ से कम हुआ है, वो क्लोरीन जो है किससे, इस H से रिएक्शन करके जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। यहाँ पर भी आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है, जिसमें एक जगह पर रिडक्शन हो रही है, एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सॉरी ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, फेरिक से फेरस बन रहा है, +3 से +2 पे वैलेंसी शिफ्ट हो रही है, +3 यहाँ पर +2 हो गया। और +3 किस तरह समझ में आता है, ये इस तरह से वैलेंसी इंटरचेंज होती है ना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पूरे सीरीज डाली हुई है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। वो यूट्यूब पे जाकर इस तरह की छोटी छोटी बातों को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के मैंने बनाई है, पूरी सीरीज बनाई वीडियोस की, वो पहले समझने की कोशिश करें। सेकेंडरी के ड्यूरिंग द लेक्चर में वो सारी बातें डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला, ठीक है, कि ये क्यों 3 आ रहा है, फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊँ कि ये वैलेंसी इधर इंटरचेंज हो रही है, वैलेंसी इधर जा रही है, ये बहुत बेसिक बातें, ठीक है। तो ये फेरिक है और ये फेरस क्लोराइड आपके पास बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन, यहाँ पर एक और रिएक्शन करते हैं, एक और के नाइट्रिक एसिड के साथ H2S के रिएक्शन हम कराते हैं। ये फिर वही करेगा, ये क्या कर देगा भाई, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। तो -2 से आप देख सकते हो कि फिर ये 0 पर चला गया, तो इसको क्या कर देगा, इसको जो है वो रिड्यूस कर देगा। नाइट्रिक एसिड होता है ना HNO3, तो नाइट्रिक एसिड में इसकी वैलेंसी अगर आप निकालोगे तो ये -6 हो गई, ये +1 हो गया, तो ये नाइट्रोजन हो गया आपके +5 आ गया यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। +5 से ये किस पे जा रहे हैं, -4 है, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास +4, तो +5 से +4 पर जा रहा है, तो इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है ना, नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, तो HNO3 जो है वो खुद जो है वो रिड्यूस हो गया है, और H2S जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। HNO3 अपने से एक स्टेप नीचे आ गया, HNO3 जो है वो +5 से +4 वाले कंपाउंड पे आ गया, NO2 में +4 वैलेंसी, ये ऑक्सीजन 1 का -2 होता है, 2 का -4 हो गया, 2 का -4 तो उसको 0 करने के लिए +4, उसके लिए पूरी हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं NO2 निकालने के लिए। इस तरह से याद होगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा, n+O × 2 = 0, n +-2 × 2 = 0, n-4 = 0, n = +4, ये पूरी कहानी मैं करा करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना ये सब कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर है, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, नो इशू। हाँ ये आता है, रिवाइज में नहीं होगा, घर जाके निकालोगे तो याद आ जाएगा सारा का सारा कैसे किया जाता है। तो ये +5 से +2 की जगह भी नहीं है कि मैं उसको भी बताने का मतलब है कि टाइम के वेस्टेज है, ठीक है ना, तो मैं इसको बता रहा हूँ, आप घर जाके लाजमी देखना कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल रहे होते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड +5 से +4 पर जा रहे थे, खुद इसकी रिडक्शन हो रही है, उसको ये रिड्यूस करे तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और वाटर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर अगेन क्या होगा, -2 से 0,
इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हो गया यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसको लास्ट में रिड्यूस करना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ +6 होती है, निकाल के घर पे देख लेना +6 निकलेगा, ठीक है। अब ये +6 से अब जाहिर सी बात है कंपाउंड डाउन पे आएगा, ये आपके पास यहाँ पर -6 हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, -6 +2 हो गया आपका -4, जीरो करने के लिए इसको ये पूरा हो जाएगा +4, ठीक है। तो +6 से ये +4 पर आ गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास था, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो गया जाकर एक स्टेप नीचे आ गया, इट इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो गया जाकर ये, और वाटर बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो यहाँ पर इन चारों रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको अभी डिटेल में बताया कि यहाँ इन चारों में H2S इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ एंड इट इज रिड्यूसिंग द अदर स्पीशीज व्हिच इज रिएक्टेड विद H2S, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जो है वो यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये रिएक्शंस होते कैसे हैं, ये कैसे रिएक्शन होते हैं इनऑर्गेनिक, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। वजह ये है कि चूंकि उनको बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, ये क्लियर ही नहीं होता किसी को, तो रट्टा लगाना पड़ जाता है, बस NH होती थी NO2 ही बन रहा है, पता नहीं क्यों बन रहा है। ये रीजन है इन तमाम के पीछे। क्या रीजन है भाई? क्योंकि हमें यहाँ पर देख लिया, ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है कि H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फर की वजह से -2 है, वो अपने आप को बढ़ाकर 0 पे ला सकता है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा अगर, तो लास्ट में जो रिएक्शन जिसके साथ करेगा उसको रिड्यूस करेगा। और सब अपने एक एक स्टेप पीछे आ रहे हैं, +3 से +2 हो रहा है, +5 से +4 हो रहा है, +6 से +4 हो रहा है। अब बोलोगे सर SO3 तो हो गया ना, इससे तो सर सल्फर ये जो है वो H2SO4 है ना, +6 से +4, तो ये और ज़्यादा भी नीचे इसमें आ सकता था, इसमें सल्फर बन जाता 0 वाला, लेकिन अपने से एक स्टेप सिर्फ ये डाउन हो रहा होता है, एक से ज़्यादा स्टेप डाउन नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे जैसे है ना, जैसे यहाँ पर H2S अपने एक स्टेप डाउन जा रहा है, अगर अपने आप को एक स्टेप ये ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो सामने वाले को एक स्टेप रिड्यूस भी करेगा, एक से ज़्यादा स्टेप नहीं कर सकता है। H2S एक स्टेप सिर्फ अपने आप को जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे वाले को भी एक स्टेप ही रिड्यूस करेगा। आप बोलोगे सर नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ ये 2 थोड़ी ना होती, और भी होती है, N2O में अलग होती है, NO2 में अलग होती है, NO में अलग होती है, N2O5 में अलग होती है, N2O4 में अलग होती है, सब में अलग अलग होती है। तो सर वो सब क्यों नहीं बन रहा? रट्टा लगाएं क्या बैठ कर? रट्टा नहीं लगाना, एक स्टेप डाउन जा रहा है, एक स्टेप अप करेगा, सिंपल बात है, ठीक है। ऐसा कर लोगे ना, दुनिया के सारे इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, किताब लिख सकते हो केमिस्ट्री की पूरी बैठ कर तुम खुद, लेकिन उस सूरत में जब आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो ना, रट्टा मारो बैठ के फिर तमाम कराची के स्टूडेंट्स की तरह, तो बेहतर ये होगा कि आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझो चीज़ों को, ना ये कि बस हमने रट दिए इन तमाम इक्वेशन को लेके, 4 है बस पेपर में देखा, ये 2010 में आया हुआ है, 12, 13, 14, 15 में आया हुआ है, इसको याद कर लो। ये अजीब सी बात है, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन फकीर बनना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ज़िंदगी में। तो समझना है चीज़ को, अगर आगे जाकर भी इस चीज़ को पढ़ना है किसी पे, क्योंकि MBBS अगर आपको करना है, डॉक्टरी की तरफ जाना है, BDS, फार्मेसी, सब में केमिस्ट्री आनी है। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात जब हम कर लें, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लें, स्ट्रक्चर कैसा अगेन या फिर मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक आ रहा है। अब वेस्पर मॉडल है ये, स्ट्रक्चर वेस्पर से बनाना होगा, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन थ्योरी, पूरे पोस्टुलेट इसके चैप्टर 4 में थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। लेविस से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम सल्फर है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, टोटल पेयर 1, 2, 3, 4 टोटल पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 एंगुलर आते हैं या बेंट आते हैं या वी शेप जिसको हम कहते हैं, और बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 104.5 डिग्री होती है। इस तरह का शेप बनता है एंगुलर, उल्टा वी टाइप का शेप बनता है 104.5 डिग्री पर, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताने वाला वेस्पर को, फिर वो 1.5 घंटे का लेक्चर अलग है ये वेस्पर, है ना, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप ये नहीं बोलोगे सर तो बताए नहीं, इतने जल्दी खत्म कर देने चीज़ों को। मसला ये कि चीज़ें पहले से आपने डिस्कस की हुई है, तो ये अजीब सी बात है कि दोबारा बताओ, समझ में आएगी सारी चीज़ें, क्लियर ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट H2S बस, ठीक है।